मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। वोटर लिस्ट सत्यापन विवाद का ये मामला है और विपक्ष के आरोप पर निर्वाचन आयोग का जवाब सामने आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोप लगाने वाले खुद कंफ्यूज हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये बात कही गई। आरोप लगाने वाले ने एसआईआर का 24 जून 2025 नहीं पढ़ा। हर बीएलओ पूरी तरीके से ट्रेंड है। हर पार्टी के बीएलए को भी सब कुछ पता है। आज ही तेजस्वी यादव ने ईसी पर आरोप लगाए थे। इससे पहले भी कई बार वो आरोप लगा चुके हैं और देखिए इसका जवाब निर्वाचन आयोग ने दिया है। तेजस्वी को निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया। गणना फॉर्म भरकर जनता को दिया जा रहा है। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होनी है मतदाता सूची। बिहार के सभी वर्तमान मतदाताओं को फॉर्म बांटे गए हैं। जो यात्रा कर रहे हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए ये भी सुविधा है। एसआईआर संबंधित आदेशों में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। गणना फॉर्म भरकर जमा करने का शर्त अभी भी वही रखा गया है। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होनी है मतदाता सूची। और देखिए जो आरोप विपक्ष लगा रहा था, खासतौर पर तेजस्वी यादव ने कई बार इसको लेकर सवाल उठाए और उन सवालों का जवाब निर्वाचन आयोग ने दिया। उन्होंने कहा कि जनता कंफ्यूज नहीं है, निर्वाचन आयोग कंफ्यूज नहीं है, बल्कि जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग खुद कंफ्यूज हैं। और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई है। तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के सभी दल मतदान पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार में हो रहे मतदाता पुनरीक्षण में आधार कार्ड क्यों मान्य नहीं है ये पूछा है, जबकि बाकी के सभी राज्यों में मतदाता पहचान में आधार कार्ड भी मान्य होता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर 9 जुलाई को राहुल गांधी के नेतृत्व में पटना में कांग्रेस हल्ला बोलेगी। के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? दूसरा, सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है? आदरणीय राहुल गांधी जी 9 तारीख को पटना में वो भी इस चक्का जाम के अवसर पर उपस्थित रहेंगे और इसका हम लोग स्टार्टिंग जो है आयकर गोलंबर से होते हुए, बिरचंद पटेल से होते हुए हम आर ब्लॉक जाएंगे, शहीद स्मारक जाएंगे और इसी ऑफिस तक हम अपना बात आंदोलित रूप में कहेंगे। तो ये और वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में निर्वाचन आयोग एसआईआर कैसे कर पाएगा। उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि वो एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों को सही से समय तो मिलना ही चाहिए। टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। कैसा आप 1 महीने के अंदर कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बीएलओस को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो फिर
तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, आप टाइम दीजिए ना। और वहीं बिहार में मतदाता सत्यापन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया कि चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के चलते लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट जाने की आशंका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। 10 जुलाई को सभी याचिकाओं पर एक साथ कोर्ट सुनवाई करेगा और एसआईआर पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण एसआईआर पर सवाल उठाए गए और देखिए सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को इस पर सुनवाई करने जा रहा है। प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह क्या है वो भी आपको बता रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से सफाई जो दी गई है वो भी आप देख रहे हैं। संदेह और पक्षपाती एक्शन ये है जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं इसको लेकर, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी कि अच्छे तरीके से काम हो रहा है और कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। बिहार में चुनाव है और इसीलिए पहले लागू किया गया, जबकि प्रश्न ये उठाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम गायब हो सकते हैं, चुनाव में धांधली की जा सकती है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि उद्देश्य वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके साथ ही प्रश्न ये भी उठाए जा रहे हैं कि नागरिकता का प्रमाण मांगा गया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की सफाई है कि जन्म तिथि को लेकर बात हुई है। प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह ये है कि पक्षपाती ये एक्शन है, संदेह के घेरे में है, लेकिन रिवीजन की प्रक्रिया देश भर में लागू है। ये चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और 10 तारीख का दिन बहुत अहम होगा। और इधर तेजस्वी यादव के आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी हार का बहाना खोज रही है। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। में वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं चल रही, बल्कि राजद के आंकड़े में गड़बड़ी चल रही। उनको मालूम है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, 200 से ज़्यादा सीट जीतेगा। जिस तरह महाराष्ट्र और हरियाणा हारने पर राहुल गांधी ने बहाना इलेक्शन कमीशन ले लिया, इसलिए राजद पहले से भूमिका बना रही है कि जब बिहार में एनडीए 200 सीट जीतेगा तब किसको बहाना दिया जाए, ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, तो वो इलेक्शन कमीशन को बहाना बना रहे हैं। और वहीं वोटर लिस्ट के सत्यापन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि वो हर जगह अपनी गुहार लगाएंगे। आरजेडी सांसद ने कहा कि एक झटके में तकरीबन 20% लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं उनको डाउटफुल बना दिया गया। मनोज झा ने निर्वाचन आयोग पर कई सवाल उठाए। संवैधानिक अधिकार के पोटेंशियल हनन का तो आप दस्तक देते हैं। कल 9 तारीख को परसों भारत बंद भी है, बिहार में भी बंदी है। उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये विषय है जो नेता प्रतिपक्ष एक टीम लेकर के 2 दिन पहले पटना में भी मिले थे, दिल्ली में हम लोग मिले थे, और उन्होंने बिंदुवार कई सारी चीज़ें कही कि 22 वर्षों तक आपने नहीं किया। ये फैसला कब लिया गया, उस वक्त का पोजीशन पेपर, अप्रोच पेपर, आउटकम क्या था। 25 दिन में, तब जबकि आपने स्वयं कहा कि बिहार के 20% से ज़्यादा लोग, तकरीबन 20% बाहर रहते हैं, तो आपने एक झटके में उनको डाउटफुल बना दिया। और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। विद्यालय सहायक और विद्यालय अटेंडेंट की जल्द बहाली होगी। एसीएस सिद्धार्थ ने इस बात की जानकारी दी है। निर्देश पर गाइडलाइन भी जारी किया जा चुका है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बहाली की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बहाली होगी। पंचायती राज और नगर निकाय के जरिए बहाली होगी। सभी स्कूलों में एक विद्यालय सहायक की बहाली की जाएगी। विद्यालय सहायक के कुल 6,421 पदों का सृजन हुआ है और सभी जिलों को स्कूल के हिसाब से पदों की वैकेंसी दी गई है। बहाली के लिए डीईओ कार्यालय से 6 से 16 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। 17 जुलाई से 21 जुलाई तक मेधा सूची बनेगी। मेधा सूची का 22 जुलाई को प्रकाशन भी होगा और मेधा सूची का 29 जुलाई को अंतिम प्रकाशन होगा। अनुकंपा समिति की ओर से 4 अगस्त तक नियुक्ति की अनुशंसा, 6 अगस्त को नियुक्ति पत्र का वितरण होगा।
बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, रोजगार के मामले में लगातार सरकार काम कर रही है और विद्यालय सहायकों के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है। इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। 6,421 पदों का सृजन हुआ है। और बिहार में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। आरजेडी ने आज एक बार फिर से पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा, जिस पर सियासत गर्मा गई है। और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा बयान दे दिया। हाजीपुर में मुकेश सहनी ने कहा कि 2020 में उन्होंने ही बिहार में एनडीए की सरकार बनवाई थी। अगर मुकेश सहनी साथ नहीं देते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे विधायकों को खरीदा और सत्ता से बाहर कर दिया ताकि हम गरीबों और निषाद समाज के हक की आवाज ना उठा सके। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जो है उनके जरिए बिहार में जनता को परेशान करने के लिए एक रणनीति बनाया। अब अरे मोदी जी, एक साल पहले तो चुनाव हुआ, 40 में से 30 सीट जीतकर दिल्ली में सरकार आप बना लिए। जो लोगों ने वोट दिया उसी के दम पर आप प्रधानमंत्री बने हैं। और अभी एक साल के अंदर में आप कह रहे हैं कि जो वोटर है वो बांग्लादेशी है। ये पहले अपने बाप माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र लाइए, दिखाइए, और उसके बाद आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा। आप बताइए, अगर यही करना था तो लोकसभा इलेक्शन के बाद आप काम चालू कर देते। और देखिए, मुकेश सहनी के इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। एनडीए के नेता मुकेश सहनी को अपनी हैसियत को जानने समझने की नसीहत दे रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के नेता वीआईपी के बहाने एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। हकीकत यह है कि मुकेश सहनी जी ने ठान लिया है कि एनडीए सरकार को बाहर करना है। वो हम लोगों के साथ, इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं, और उन्होंने और इंडिया अलायंस ने ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर करना है। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने वाली कहावत तब सिद्ध हो जाती है जब मुकेश सहनी इस प्रकार के दावे करते हैं कि उनकी बदौलत एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास पूरा बिहार करता है, बिहार के युवा करते हैं। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वचनबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुकेश सहनी जी को अपने राजनीतिक हैसियत का यथार्थ समझने की आवश्यकता है। मुकेश सहनी जी के सहयोग से ही नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, तो आज खुद वो विपक्ष में क्यों हैं? तो उन्हें ना तो खुद भ्रम में रहना चाहिए और ना जनता को भ्रम में डालना चाहिए। निश्चित तौर पर मुकेश सहनी जी ने यह बयान अपनी पिछली गलतियों को भांपते हुए किया होगा, और इसलिए वो अपनी ताकत बता रहे हैं और वो एहसास दिला रहे हैं एनडीए को कि इस बार उनका पलड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। तो राजनीति में अपनी स्थिति बताते रहनी चाहिए, अपनी ताकत दिखाते रहनी चाहिए। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां रामडीहा उत्तरी गबंधुरा पंचायत में अखाड़ा खेलने के दौरान दो मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट और पथराव की स्थिति बन गई। रामडीहा गांव में मुहर्रम के दौरान लाठी भाजने की परंपरा है और इसी परंपरा को निभाने के दौरान एक युवक को चोट लग गई। देखते ही देखते वहां पर मारपीट होने लगी। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जो इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं। और अखाड़ा खेलने के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक युवक को चोट लगी और उसके बाद देखिए कैसे आपस में लोग भिड़े। मुहर्रम में जब शांति की अपील हो रही थी, उसी दौरान ताजिया जुलूस के दौरान देखिए किस तरीके से उपद्रव किया जा रहा था। माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। शहर शहर किसने साजिश की, अब ये सवाल है, क्योंकि अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं। सहरसा, समस्तीपुर, गोपालगंज, अररिया, इन तमाम जगहों से ऐसी खबरें आई कि ताजिया जुलूस के दौरान लोग आपस में भिड़ गए और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जिसको कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी भारी पड़ रहा था। और अब देखिए, कटिहार, दरभंगा, मोतिहारी, बाढ़, सहरसा, कमोबेश हर जगह एक जैसी स्थिति दिख रही थी। गोपालगंज, समस्तीपुर, अररिया, वैशाली और भागलपुर की भी तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। और बिहार में मुहर्रम के दौरान शहर शहर बवाल पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है।
बिहार के PHED मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आरजेडी पर उपद्रव को हवा देने का आरोप लगा दिया है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मुहर्रम में तो लालू प्रसाद ताजिया को अपने घर बुलाते हैं, लेकिन कभी वो दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिमा विसर्जन में शामिल नहीं होते, ना ही माता की प्रतिमा को अपने घर बुलाते हैं। तजिया के नाम पर, मुहर्रम के नाम पर जो बिहार में उपद्रव मचाया गया है, ये काफी दुखद और चिंताजनक है। हम समझते हैं कि आरजेडी के लोग इसको हवा देने में लगे रहते हैं और कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम का जो द्वंद्व होता है उसका फायदा आरजेडी को मिलता है। इसके लिए आरजेडी के लोग ये षड्यंत्र करते रहते हैं, तजिया को अपने घर में बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आज तक लालू जी मुझे नहीं लगता है कि जब दुर्गा माता का विसर्जन होता है कि माता की मूर्ति को अंदर लाए, ये नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह से ये तुष्टीकरण का ये पराकाष्ठा है। बिहार में ताजिया जुलूस में हुए उपद्रव और हंगामे पर बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। कानून तोड़ने का काम हुआ है तो वहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। जो लोगों ने गलत किया है, कुछ बड़ी पुलिस पदाधिकारी ऐसे मामले को देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि अपराधियों को जो भी गलत मंसूबा पालते हैं उनको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और अगली खबर भोजपुर से, जहां भोजपुर के बहोरनपुर थाना क्षेत्र में बच्चों से भरी एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर श्याम बाबा मंदिर के पास खाई में जा गिरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। बस पलटने से 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू करने की कोशिश की गई और क्षति ज्यादा ना हो इसकी कोशिश की गई। घटना की सूचना पर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, राहत बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों ने हादसे का कारण सड़क निर्माण में ईंट की जगह बालू के इस्तेमाल को बताया है। वहीं चालक मौके से फरार हो गया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए गोपाल खेमका मर्डर की बात होगी। हत्याकांड पर खबर, गोपाल खेमका की हत्या से परिवार दहशत में है। बेटे ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस से परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई है। एफआईआर में पुलिस को जानकारी भी दी गई। परिवार के हर सदस्य को सुरक्षा देने की मांग उठी है और बेटे ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई है क्योंकि गोपाल खेमका के मर्डर से पहले 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे गुंजन की भी हत्या की गई थी। और अब देखिए, 2 मर्डर एक ही परिवार से जब हुआ है तो परिवार दहशत में है। उनका कहना है कि पूरे परिवार के एक एक सदस्य को सुरक्षा मिलनी चाहिए। एफआईआर में पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। परिवार के हर सदस्य को सुरक्षा देने की मांग उठी है। गोपाल खेमका हत्या पर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हत्या से परिवार दहशत में है और बेटे ने सुरक्षा की गुहार लगाई। और वहीं पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बयान देते हुए कहा कि जांच तेजी से हो रही है। उन्होंने बताया कि कई टीमों को इस मामले में लगा दिया गया है और एसटीएफ पटना पुलिस के साथ मिलकर केस की समीक्षा कर रही है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। एसटीएफ और पटना पुलिस किस तरीके से काम कर रही है उसकी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि संयुक्त रूप से मिलकर केस को देखा जा रहा है, आरोपियों की तलाश हो रही है और बारीकी से हर पहलू पर समीक्षा हम कर रहे हैं ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिले। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल मैंने एसटीएफ और पटना पुलिस के साथ शाम में करीब 2 घंटे तक समीक्षा की है, अनुसंधान में क्या प्रगति हुआ है। हर दृष्टिकोण से कई टीमें अनुसंधान में लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही इसमें इसका उद्भेदन हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक खबर और तस्वीर जो दहशत पैदा करती है। मौत कैसे आती है और कब आती है ये कोई नहीं जानता। अगले पल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता।
ऐसी ही एक घटना की तस्वीर गया जी से आई है जो हर किसी को विचलित कर सकती है। महज 3 सेकंड में 2 लोगों की जान चली जाती है। ये देखिए तस्वीरें जो कि बेहद डराने वाली तस्वीर है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये तस्वीर। गया जी के टिकारी की तस्वीर बताई जा रही है। बाइक से कुछ लोग पूजा का सामान लेकर लौट रहे थे, तभी पचानपुर टिकारी सड़क मार्ग पर विशाल पेड़ का एक बड़ा सा हिस्सा उनके ऊपर गिरता है और इसकी चपेट में आने से नागेंद्र पासवान और भतीजे पिंटू पासवान की मौके पर जान चली जाती है। हालांकि इस घटना में आगे चल रहा एक बाइक सवार चपेट में आने के बाद बाल बाल बच जाता है। लेकिन विचलित करने वाली तस्वीरें अब ये देखिए जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी वो वायरल हो रही हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति जो आगे आ रहा है उसके ऊपर पेड़ का हिस्सा गिरता है और वो देखिए बच जाता है, लेकिन उसी पेड़ के अंदर दबने से 2 लोगों की जान चली जाती है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।